मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस एनसीसी। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ यूसीसी क्या है और यूसीसी के बारे में सारी डिटेल वो मैं आपको संक्षेप में अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा। उसमें क्या क्या डिटेल है, कौन कौन से कानून लागू किए गए हैं, यूसीसी की फुल फॉर्म और यूसीसी में बदलाव क्या क्या किए गए हैं। अभी जो नया एक स्टेट है हमारा उत्तराखंड, उसमें लागू किया गया है। आगे सरकार का क्या प्लान है उसको मैं भी आगे आपको समझाऊंगा पूरा डिटेल में। अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक पहला स्टेट ऐसा है जिसमें उत्तराखंड ने सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में यूसीसी को लागू किया है। क्लास शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यूसीसी का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है यूसीसी की। तो यूसीसी की फुल फॉर्म है, ये आप देख रहे हैं यूसीसी की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? एक होता है यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड। क्रिमिनल कोड का मतलब क्या होता है? जैसे किसी में दो समुदाय में या किसी समुदाय में आपस में घर में या कैसे भी झगड़ा हो जाता है तो झगड़े को सॉल्यूशन, उसको खत्म करने के लिए यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड में जाते हैं, वहीं पे सारे सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है, किसी धर्म के अंदर कुछ ऐसे कानून बनाए हुए हैं जो कि अपने धर्म के हिसाब से उनका कानून लागू करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्टेट जो कि उत्तराखंड है, उन्होंने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लेके आए हैं। इसमें ये मतलब होता है कि सभी धर्मों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी धर्म कोई सा भी हो, सभी धर्मों के लिए एक देश एक कानून के हिसाब से देश चलेगा। उसी हिसाब से उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आए हैं। अभी मैं बता देता हूँ इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ों को उन्होंने ऐड किया है और कौन कौन सी चीज़ों को उन्होंने सभी धर्मों के लिए अप्लाई करने की कोशिश करी है। उत्तराखंड में ये लागू हो गया है। मैं तो यही गुजारिश करूँगा हमारी गवर्नमेंट से कि सारे स्टेटों में ये लागू हो जाए। बहुत अच्छा कानून है, इसमें बहुत फायदा है। सबसे पहले हम विवाह मतलब मैरिज का मतलब सभी धर्मों के लिए समान प्रक्रिया धर्म के हिसाब से, मतलब सभी धर्म के लोग अपने शादी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में एक ही रीति रिवाज से सभी धर्मों की शादी होती है। जो जिस धर्म का है उसी धर्म के हिसाब से अपनी शादी विवाह कर सकता है। इसमें किसी की गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, आराम से कर सकता है। इसमें पहला पॉइंट इसमें विवाह का जोड़ा गया है। तो आप कोई भी धर्म अपने हिसाब से शादी विवाह कर सकता है। ये पहले भी लागू था, ये अभी भी लागू है। इसमें विवाह में एक चीज़ उन्होंने ऐड करी है, बहु विवाह नहीं होगा। जैसे आपकी एक शादी हो गई है तो आप कहीं दूसरी शादी के हकदार नहीं होगा। पहले कुछ धर्मों में ऐसा हुआ करता था कि आपने एक शादी कर ली तो आप दूसरी शादी के भी हकदार हुआ करते थे। हम इसमें बोलते थे कि भाई हमने शादी कर लिया, बच्चा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं रहा, तो हम दूसरी शादी करेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट ने सख्त मना कर दिया है, आप एक ही विवाह करोगे। उस पर शर्तें कानून लागू कर दिया है। दूसरी शादी आप कब कर सकते हो, उसके लिए वो आपकी बीवी पहली डेथ कर जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उस कंडीशन में आप दूसरी शादी कर सकते हो। बट वरना आप एक ही शादी कर सकते हो। आपको एक ही शादी, हिंदू धर्म में तो पहले से लागू था, बाकी जो और धर्म है उनमें भी एक ही शादी उन्होंने अभी लागू कर दी है। अभी दूसरा है तलाक, जो कि मुस्लिम धर्म के अंदर आपने अमूमन देखा होगा, पति पत्नी में अगर गुस्सा हो जाता है तो गुस्से में आके वो 3 बार तलाक बोल देता है तो तलाक हो जाता है। कोई व्हाट्सएप से तलाक दे रहा है, कोई मेल से तलाक दे रहा है, कोई चिट्ठी भेज के तलाक दे रहा है, कोई किसी के धर्मगुरु के थ्रू तलाक बुलवा के तलाक दे रहा है। तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या भी खत्म कर दी गई हैं। अभी तलाक आपको लेना है तो सभी धर्मों को अभी कोर्ट में जाना पड़ेगा, पर कोर्ट मुकर्रर करेगा, वो बताएगा तलाक आपका होगा या नहीं होगा। होगा तो किस कंडीशन में होगा वो आपको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। पहले आप अपने मुंह से अपनी मर्जी से तलाक करते थे, अभी वो सिस्टम सारे समाप्त हो चुके हैं। तो अभी दूसरा है ये विवाह वाला हो गया क्लियर। अभी तीसरा ये तलाक वाला है। तो तलाक आपको कोर्ट ही मुहैया कराएगा, कोर्ट के थ्रू ही आप तलाक ले सकते हैं। बाकी जो पहले मनमानी चल रही थी वो मनमानी सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तीसरा ये है। चौथा है भरण पोषण। भरण पोषण में क्या हुआ, लड़का और लड़की सभी को बराबर शिक्षा तथा भेदभाव नहीं। भरण पोषण में क्या किया गया है, सब लड़का हो लड़की हो कोई भी हो सभी को समान शिक्षा दी जाएगी। किसी लड़की में कुछ भी आपको, लड़के और लड़कियों में किसी को भी शिक्षा में किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। कुछ लोग पहले ऐसा बोलते थे,
ऐसा बोलते थे कि ऐसा कल्चर करते थे, कल्चर था कि लड़कियों को समान दर्जा नहीं देते थे, लड़कियों को पढ़ाई शिक्षा नहीं देते थे, लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देते थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर लड़के को आप तवज्जो दे रहे हो, लड़की को अगर आप आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हो तो इसके ऊपर आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि अभी के नियम के हिसाब से, भरण पोषण नियम के हिसाब से सभी धर्मों के लिए समान उसमें नियम लागू कर दिए हैं और आपको सभी लड़का लड़की को बराबर से देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं देखते तो इसके ऊपर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए सबके लिए बराबर नियम ये हो गया है। अभी विरासत, विरासत में क्या है, जैसे जो माँ बाप की पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है, माँ बाप की जो प्रॉपर्टी होती है जो उनके दादा परदादाओं से मिलती है, तो पहले क्या है, हम हिंदू धर्म में तो ये लड़की की जो फादर की प्रॉपर्टी है लड़की का और लड़के का बराबर हक था। लेकिन कुछ धर्मों में उसका हक नहीं था। तो अभी सबसे ज़्यादा फायदा ये गवर्नमेंट ने मुस्लिम लड़कियों को करवाने की कोशिश करी है, जिससे कि उनको बराबर का दर्जा दिया जाए, बराबर का हक दिया जाए, जिससे कि उनकी समाज में, उनके परिवार में, उनके घर वालों के सामने उनकी कुछ वैल्यू हो। वैल्यू कैसे होगी, अगर लड़का लड़की एक बार शादी कर दिया, लड़की चली जाती, लड़की परेशान है, प्रॉब्लम आ रही है, तो वो लड़की अपने फादर से हक मांग सकती है। अगर लड़का, तो इससे क्या है, घर वालों के ऊपर भी थोड़ा सा दबाव रहेगा। अब वो उसकी लास्ट तक सुरक्षा और सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए लड़कियों के लिए बहुत अच्छा कानून लाया गया है कि लड़कियों को बराबर का हो। जब एक माँ बाप का 2 बच्चा होता है, एक बच्ची हो गई, तो उसमें प्रॉपर्टी देने में क्या प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, बच्चा बच्ची सब बराबर है। तो ये विरासत के हिसाब से कानून बनाया गया है। ये लड़कियां हो चाहे लड़की हो, आपकी चल अचल संपत्ति जो भी है उसमें बराबर का हकदार होगा। अगर आपके 2 बच्चे हुए हैं, एक लड़का है एक लड़की है, तो 50-50% आपकी, अगर वो लड़की चाहेगी तो आपकी प्रॉपर्टी को ले सकती है। अगर लड़की नहीं चाहेगी तो अपना रिटर्न में लिख के दे देगी, भाई मेरे को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी मेरे भाई को दी जाए। तो आपको जो लड़के की प्रॉपर्टी उस लड़के के पास ही रह जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको आपकी जो लड़की है, भाई की जो बहन है, उसके लिए रिश्ते अच्छे बना के चलना पड़ेगा, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। ये चौथा कानून है। ओके, ये हो गया आपका 5वां कानून। 5वां कानून हो गया ये बराबर का हक कैसे मिलेगा लड़के और लड़कियों को, इसके क्लियर हो गया। अभी हम 6वें कानून, बच्चों को गोद लेना। पहले क्या होता था पुराने ज़माने में, जैसे हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया पहले से थी, लेकिन अभी कुछ धर्मों में इसको ऐड कर दिया गया है। ऐड कैसे कर दिया गया है, बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया। ये कानून इसलिए डाला गया जब गवर्नमेंट ने क्या किया, ये वाला कानून लागू किया विवाह वाला, कि एक ही आदमी एक ही विवाह करेगा। सपोज अगर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर किसी को बच्चा नहीं होता है तो वो बच्चा यहाँ से आप अडेप्ट कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई भी कानून निकाला है, सोच समझ के कानून निकाला हुआ है। जब एक की शादी का अगर उन्होंने प्रपोजल रखा है, अगर आप बच्चा वगैरह का प्रॉब्लम आता है तो आप यहाँ से एक बच्चा कहीं से भी गोद ले सकते हो। वो अपनी रिश्तेदारी में ले लो, किसी का भी ले सकते हो, या अनाथ आश्रम से ले सकते हो। किसी एक बच्चे का भला हो सकता है, जिस आपकी वजह से किसी एक बच्चे की ज़िंदगी बदल सकती है। और पॉपुलेशन के ऊपर, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के ऊपर भी इसमें बहुत रुकावट आएगी, और बच्चों जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी एक नया रास्ता खुल जाएगा। एक ये वाला कानून हो गया है बच्चा को। अच्छा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा, 7 नंबर, सबसे ज़्यादा फ़ायदा। अच्छा, इस कानून से किस धर्म को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है? इससे फ़ायदा सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम धर्म को लिए, मुस्लिम धर्म की लड़कियों के लिए इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, बाकी तकरीबन सभी धर्मों में क्या है कि बाकी सभी धर्मों में लड़का लड़की का हक बराबर हुआ करता था, लेकिन मुस्लिम जो धर्म है उसमें लड़कियों का हक नहीं हुआ करता था। उनका मानना ये था कि हम शादी करते हैं तो हम एक पहले से कोई राशि तय कर देते हैं, 10-15 हज़ार रुपये, जब वो तलाक बोल देता, 10-15 हज़ार दे देता है उसको, जो भी मुकर्रर राशि होती है उसको वापस कर देता है और आज़ाद हो जाता है। बोलते हैं हमारा तो ये है, भला नहीं क्या करते हैं, हमें क्या करना है उससे। लेकिन अभी जो धर्म, अभी UCC कानून आया है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा ये बेनिफिट मुस्लिम लड़कियों को हुआ है। इसमें मुस्लिम लड़कियों को बराबर की प्रॉपर्टी का हक मिलेगा, तो जल्दी से कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जल्दी से उसको ऐसे यूज करके फेंक नहीं सकता। पहले क्या है, अपने आराम से घर में लाए, शादी करके 2, 4, 5, 10 महीने रखा, तलाक बोल दिया, झगड़ा हो गया तो तलाक हो गया। अब ये सिस्टम खत्म हो गया। अगर आप तलाक देते हो इतनी जल्दी, पहले कोर्ट के थ्रू आपको तलाक में जाना पड़ेगा। अगर कोर्ट के थ्रू भी तलाक हुआ तो उसमें भी आपको मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा देना पड़ेगा। इसलिए ये तलाक वाला सिस्टम और भी कम हो जाएगा। जल्दी से कोई कोर्ट जाके तलाक नहीं लेगा, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी में लड़की का हक
हो जाएगा। माँ बाप की प्रॉपर्टी में भी हक होगा, प्लस पति की प्रॉपर्टी में हक देगा होगा, जो कोर्ट मुकर्रर करेगा। कितना उसको परसेंटेज देना है, कितना मेंटेनेंस देना है, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड होगा। लेकिन इससे क्या है, जितने भी मुस्लिम लड़कियों को जल्दी से जल्दी तलाक मिल जाता था, अभी वो तलाक नहीं मिलेगा। उनकी लाइफ को आराम से सुकून से वो कर सकती है। ये यूसीसी के नए कानून में 7 बदलाव किए गए हैं। इसी यूसीसी के कानून एक उत्तराखंड में अभी लागू हुआ है, जल्दी से जल्दी सारे देश में लागू हो जाएगा। अभी उत्तराखंड में एक ट्रायल के तौर पे गवर्नमेंट ने लागू किया है, अभी ये पूरे देश में लागू होगा। कैसा लगा आपको ये कानून? उत्तराखंड का एक मार्गदर्शन में तैयार किया हुआ कानून आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस एनसीसी। अगर अच्छा लगता है चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।